अब आगे, वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती। ये कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ हमारे लिए उपयोगी जाना गया? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। चलिए आगे। पदार्थ 4.2 पदार्थ के गुण। क्या आपने कभी यह जाना है कि का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्ययन 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्य रूप से द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2। गिलास बनाने के लिए हमें एक कांच, प्लास्टिक, धातु, कोई ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। चलिए आगे। चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने के पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। तब हम यह कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। चलिए आगे। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। नीचे कुछ गुणों का विवेचन कीजिए। दिखावटी पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लोहा, तांबा अथवा एल्यूमीनियम भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबा तथा एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है। चलिए क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चॉक छोटे छोटे टुकड़े को एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पुष्ट को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पुष्ट चमकीले हैं? इन पदार्थों को चमकीले समूह में सम्मिलित कर लीजिए। चलिए आगे। क्या आप अन्य पदार्थ में से इसी प्रकार का कोई चमक अथवा विद्युत देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। चलिए आगे हम देखते हैं। क्या आप अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई चमक या विद्युत देख सकते हैं? तो हमने जो काटा तो क्या हमने उसमें चमक दिखाई दी? धातु के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटिए। चलिए आगे कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थ के पृष्ठ को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें से इसी प्रकार की द्युति होती है ये प्रायः धातु है। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं चमकीली चमक खो देती है जिन्हें हम द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण हो जाता है। इसी प्रकार हमें केवल ताजे कटे पुष्ट पर ही धातु दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पुष्ट को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। चलिए कठोरता के बारे में। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबाने की कठिनता होती है। जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं तो धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य किसी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ हैं
को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और अन्य पदार्थ जिससे संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर पदार्थ का उदाहरण है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं और कह सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। चलिए अब आगे विलय अथवा अविलय, जिसे क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेती अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूनों को एकत्रित कीजिए। कांच के गिलास 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे गिलास में चम्मच भरकर नमक, तीसरे गिलास में तथा इसी प्रकार से शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास में अतः वस्तु को चम्मच से विलोंडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। चित्र 4.4 अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे नमक लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाती है, बालू, रेती, चॉक पाउडर, इन सब का क्या होता है। चलिए आगे। तो आगे देखिए, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा कुछ पदार्थ घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ में जल में विलय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं हो सकते। काफ़ी समय तक गिलास में विलोंडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं हो सकते, वह अविलय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? ऐसा पूछा है। क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, रसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल भर लीजिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोंडित कीजिए। अच्छे से इन्हें हिलाने का काम कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आपको यह देखना है। तो आपको क्या करना है, नींबू का रस या फिर सिरका या सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल लेना है। इस तरीके से आपको लेकर एक कांच का गिलास लेना है और आधे गिलास में जल भरना है। अब इस चम्मच भर कोई भी द्रव मिलाना है। अब मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं हो पाते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बन जाती। पृथक मतलब कि अलग हो जाते हैं। चलिए सारणी 4.4 में कुछ सामान्य द्रव की जल में विलयता। चलिए आगे। कुछ गैसों जल में विलीन होती है जबकि अन्य नहीं होती। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों में उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ गैसें हमें जल में देखने को मिलती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती। क्रियाकलाप 4 करते समय हम ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते। क्रियाकलाप 5 आपने कुछ द्रव के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हो पाते, जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच जाते। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसा बहुत से उदाहरण देखे हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। जिसे 4.6 में किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते
शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, और इन सब का क्या होता है। अब देखिए तो आप देखते हैं कि जैसे तालाब में कंकड़ पत्थर, तो ये क्या ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। चलिए आगे। बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण देकर अन्य द्रव के साथ, जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का प्रेक्षण करेंगे। तो आप किस प्रकार का प्रेक्षण करेंगे, तो पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। अन्य स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहें ताकि दूसरे को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आप कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। आगे। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुएं देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी के, जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक की पदार्थ। पारदर्शी के उदाहरण दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच की अथवा प्लास्टिक की पारदर्शिता में रखना अधिक पसंद करते हैं। देखिए, ताकि खरीदार इन सभी चीज़ों को आसानी से देख सकें। देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है दुकानदार को पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी, इसकी विपरीत कुछ उदाहरण जिनके होकर वस्तुएं आप नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र भीतर क्या है। लकड़ी का गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी के उदाहरण हैं क्या? अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी बातरी के सभी पदार्थ एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर प्रदीप्त बल्ब को देखिए और इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। चलिए, अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद का तेलीय या मक्खन डालकर इसे फैला दीजिए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले से अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु क्या इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थ जिनके होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं, उसे हम पारभाषी कहते हैं। पारदर्शी जिसके आसपास हम देख सकते, अपारदर्शी मतलब जिसके आसपास हम नहीं देख सकते, पारभाषी जिसमें हमें धुंधली वस्तुएं दिखाई देती है। चलिए, कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ का वसा के परीक्षण में के लिए किया था। वह पारभाषी ही था। क्या आप पारभाषी पदार्थों में कुछ उदाहरण सोचकर हमें बता सकते हैं? चलिए आगे। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी के रूप में समूह में बांट सकते। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच की हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन कर के हथेली के दूसरे ओर का प्रेक्षण कीजिए। वहाँ यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी या पारदर्शी अथवा पारभाषी है, तो वह यह जानना चाहती है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इससे जल अथवा द्रव मिश्रित होकर ढंग भिन्न भिन्न होता है। वे तेलीय अथवा डूब सकते हैं, तैर सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों के समूह को अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्य इसी प्रकार से करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखते हैं।
सभी साबुनों का अन्य स्थान पर रखते हैं। दालों का भंडार, अनाज का भंडार अन्य स्थानों पर कर रखा होता है। चलिए आगे। इसी प्रकार के समूहन को लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इसी प्रकार समूहन बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, गुणों को किन्हीं भी पोषण के अलावा सुविधाजनक बना सकते हैं। इसके विषय में अधिक ध्यान से हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अभ्यास बताया हुआ है। तो अभ्यास जो है मैं आपको इसके सारे उत्तर बताऊंगी। वो सारे के सारे उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने हैं। ठीक है, सारे उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।